Hello dear students, my name is Muhammad Nasir Khan and today I will be speaking about the stationary waves produced in a stretched string. Means जब आप किसी दो पॉइंट्स के दरमियान किसी स्ट्रिंग को फिक्स करेंगे और उस स्ट्रिंग को जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो वहाँ पे आपके पास लूप्स और सेगमेंट्स क्रिएट होती हैं. उन लूप्स की वेवलेंथ, उन लूप्स की फ्रिक्वेंसीज पढ़ेंगे और उस पर कुछ MCQs भी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और सबसे पहले ज़रा समझते हैं कि स्टेशनरी वेव्स क्या है. तो अगर आपके पास बेटा टू वेव्स हों एंड उन वेव्स की वेव्स फ्रिक्वेंसी अगर सेम हो एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टू वेव्स अगर वो अपोजिट हो तो आपके पास बेटा क्या चीज़ क्रिएट होती है? स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. हाउ? लेट्स से आपके पास ये कोई स्ट्रिंग है एंड दिस स्ट्रिंग इज फिक्स्ड बिटवीन टू पॉइंट्स. जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो एक वेव पल्स इसमें जनरेट होके ऐसे जाएगा एंड दैट वेव पल्स रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा. तो इन दो वेव्स की फ्रिक्वेंसी सेम होती है, लेकिन जब इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा तो यहाँ पे आपके पास जो वेव्स बनेंगी उन वेव्स को कहते हैं स्टेशनरी वेव्स. एंड इन स्टेशनरी वेव्स द एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन दीज टू पॉइंट्स और इन पॉइंट को क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज नोन एज नोड. दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज नोड एंड दिस पॉइंट इज नोन एज एंटी नोड. So in stationary waves the energy oscillates between 2 points. It oscillates between node and node and that energy doesn't transfer. That's why it is known as stationary waves or standing waves. अब बेटा यहाँ पे node क्या चीज़ है? So node is that point where amplitude 0 होगा. Amplitude is 0. इस पॉइंट की एम्पलीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस मीन पॉइंट और यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड कोई भी एम्पलीट्यूड कवर नहीं करेगा. लेकिन एंटी नोड क्या होते हैं? एंटी नोड्स आर दोज पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक्स नॉट बोलते हैं. सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा. ठीक बेटा. तो MCQs में आपसे पूछ सकते हैं कि एनर्जी कहाँ पे ऑसिलेट करती हैं स्टेशनरी वेव्स? सो इट ऑसिलेट्स बिटवीन अ नोड एंड अ नोड. नोड क्या चीज़ होती हैं? द पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड इज 0. एंटी नोड क्या होता है? द पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. ओके बेटा. किसी भी स्ट्रिंग में वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? सो यू विल हैव टू डिस्टर्ब इट, यू विल हैव टू प्लक इट. उस प्लकिंग पॉइंट के लिए ये ध्यान में रखें कि प्लकिंग पॉइंट डिसाइड करेगा कि कितने लूप्स बनने हैं. तो प्लकिंग पॉइंट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 2N. व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग. इफ यू नीड वन लूप इन दिस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, so if N is equal to 1 or single loop, so for single loop N is equal to 1 and the plucking point must be equal to L divided by 2 and to 1. It comes out to be L divided by 2. It means अगर आप इस स्ट्रिंग को बिल्कुल मिडल से डिस्टर्ब करेंगे तो एक लूप क्रिएट होगा, एक सेगमेंट क्रिएट होगा. सो प्लकिंग पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ. तो हाफ ऑफ द लेंथ से एक लूप क्रिएट होगा. बेटा इसकी समझ आई? इस तरह इफ़ यू नीड टू लूप्स तो यहाँ पे ये जो अगर आप इसे यहाँ पे प्लकिंग पॉइंट अगर बिल्कुल मिडल पे हो तो यहाँ पे ऐसे एक लूप क्रिएट हो जाएगा. क्लियर? ओके. Let's say you need two loops. N is equal to 2. Two loops. So what should be the plucking point? So as we discussed, the plucking point is L divided by 2N. So plucking point will be equal to L divided by 2N to 2. It comes out to be L divided by 4. So
if the plucking point is L over 4, at that point it disturbed, तो आपके पास दो लूप्स क्रिएट हो जाएंगे. हाउ? ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ L है, 1 2 3 एंड 4. अब आपके पास ये पहला हिस्सा हुआ इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा. नाउ इफ दिस फोर्थ पॉइंट इज डिस्टर्ब, तो बिकॉज ऑफ दैट आपके पास यहाँ पे कितने लूप्स क्रिएट हो जाएंगे? देयर विल बी 2 लूप्स क्रिएटेड अगर फोर्थ पार्ट डिस्टर्ब किया जाए. सो यू लर्न द मेथड. अगर आपको लेट से 6 लूप्स चाहिए तो कौन सा पार्ट डिस्टर्ब करना पड़ेगा? L डिवाइड बाई 2 इंटू 6, तो 1/12 पार्ट. अगर आपको 20 लूप्स चाहिए तो 1/40 पार्ट. तो यहाँ पे MCQs भी आ सकते हैं. अगर आपके पास लेंथ लेट सपोज 4 मीटर है और आपने 2 लूप्स क्रिएट करने हैं, तो प्लकिंग पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? लेंथ आप लेट सपोज 8 सेंटीमीटर है और आपने 4 लूप्स क्रिएट करने हैं, तो प्लकिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सो लेंथ यहाँ पे पुट करें और नंबर ऑफ लूप्स n है, तो उससे आप ये चीज़ कर सकते हैं. ठीक हुआ बेटा? आगे डिस्कस करते हैं. ये नोट डाउन कर लें. ओके. इसके बाद एक फार्मूला ज़हन में रख के L इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. व्हाट इज L? दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ रोप. व्हाट इज n? दीज आर द नंबर ऑफ लूप्स. व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज वेवलेंथ. इससे पहले जो मैंने आपको बेटा बताया कि आपके पास किसी भी स्ट्रिंग में लूप्स क्रिएट हो सकते हैं, इसको सेगमेंट भी कहते हैं. दिस इज नोड एंड दिस इज नोड. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड? सो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड. एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक आपको कितना वेव नज़र आ रहा है? तो दिस इज हाफ वेव. So that will be half of the wavelength. And this is an antinode. So what is the distance between a node and antinode? So node और antinode के दरमियान फासला कितना होगा? नोड से नोड तक लैम्डा बाई 2 था, नोड से एंटीनोड तक लैम्डा बाई 2 फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा? लैम्डा बाई 4 आ जाएगा. And in the same way, the distance between antinode and antinode will be lambda by 2, and the distance between antinode and node, that will be lambda by 4. अब इसकी तरफ आ जाएं बेटा. Let's say आपके पास किसी स्ट्रिंग में फोर लूप्स बने. दिस इज 1 2 3 4, and let's say the length of this string is 12 centimeter, and you are asked what will be the distance between node and next antinode. तो कैसे फाइंड करेंगे? बड़ा सिंपल है. फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है, L इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2. यहाँ से सबसे पहले वेवलेंथ निकालें, तो L कितना है? 12. n कितने लूप्स बने? 1 2 3 एंड 4. 4 लगाए, लैम्डा डिवाइड बाई 2. इससे बेटा क्या आएगा? इससे आएगा 12 इज इक्वल टू 2 लैम्डा. इससे लैम्डा कितना आया? लैम्डा इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर. लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट विल द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड? सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड? तो वो फाइंड करेंगे कैसे? सो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4. सो इट कम्स आउट टू बी 6 डिवाइडेड बाय 4. तो क्या वैल्यू आएगी बेटा? 3/2 आ जाएगी. तो 3 को 2 पे कर ले, 1 आएगा, पॉइंट लेगा 0 2 5 और 10.
तो दैट विल बी 1.5 सेंटीमीटर। बेटा समझ आई? इस तरह के एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं। फार्मूला आपने ज़हन में याद रखना है, L = n λ/2। अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि पहली सेगमेंट के लिए या पहले लूप के लिए, दूसरे लूप के लिए, तीसरे लूप के लिए एंड सो ऑन, उसके लिए फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स और वाइब्रेटिंग लेंथ्स क्या होंगी, ये नोट डाउन कर लें, वो डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, तो फॉर वन लूप और यू कैन से फॉर वन सेगमेंट, इसको सेगमेंट भी बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। तो बेटा सबसे पहले आपके पास प्लकिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, एक लूप क्रिएट करना है। सो प्लकिंग पॉइंट मस्ट बी L डिवाइड बाई 2n था, तो 2n to 1 आ जाएगा। सो हाफ से अगर आप इसे बिल्कुल मिडल से खींचेंगे और जोड़ेंगे तो इसमें एक लूप क्रिएट हो जाएगा, एक लूप। दिस इज नोड, दिस इज आल्सो नोड, ठीक है बेटा। और ये इसमें एंटी नोड हुआ, यहां से लेकर यहां तक दिस इज लेंथ L, एंड फ्रॉम नोड टू नोड आई नो दैट L = λ डिवाइड बाई 2। तो पहली वाइब्रेटिंग लेंथ क्या होगी बेटा, λ/2 होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो λ = 2L। दिस इज नोन एज फंडामेंटल वेवलेंथ। ये क्या है बेटा, फंडामेंटल वेवलेंथ, फंडामेंटल वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वी नो द रिलेशन बिटवीन अ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दैट इज V = f λ। पहली फ्रीक्वेंसी फॉर वन लाइन सेगमेंट, पहली वेवलेंथ फॉर वन सेगमेंट और फॉर वन लूप। यहाँ से λ निकालें, λ1 = V डिवाइडेड बाई f1। सो λ1 = सॉरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ से, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, f1 = V डिवाइड बाई λ1। तो f1 = V डिवाइडेड बाई 2L। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज fundamental frequency. What is the fundamental frequency in a stationary waves produced in a straight string? That is V by 2L. Fundamental frequency. And what is the fundamental wavelength? That is 2 times of the length. Okay. For 2 segments, and when the number of loops are 2, so what should be the plucking point? The plucking point should be L divided by 2n. So it comes out to be L divided by 2n to 2. It comes out to be L divided by 4. It means कि पूरे वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, 4th पार्ट को डिस्टर्ब किया जाएगा तो आपके पास 2 लूप क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे you will have 2 loops, ठीक बेटा। ये एक एंटी नोड, ये दूसरा एंटी नोड। यहाँ पे एक बात आप लोगों ने नोट की, जितने आपके पास नंबर ऑफ लूप्स होते हैं उतने आपके पास एंटी नोड्स होते हैं, और नोड्स की तादाद एंटी नोड्स से +1 ज़्यादा होगी स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रिंग में। यहाँ पे देखिए 2 लूप्स तो 2 एंटी नोड्स, तो ये नोड है, ये नोड और ये नोड, तो नोड्स की तादाद 1 ज़्यादा होगी। ओके, अब एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक फासला λ/2, और फिर एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक फासला λ/2। तो व्हाट विल बी वाइब्रेटिंग लेंथ, दैट इज L = λ/2 प्लस λ/2। ठीक बेटा, एलसीएम निकालें, L = 2 into 2 lambda, or you can say L = lambda. So what is the second vibrating length? L = lambda आएगा for 2 segments.
यहाँ से बेटा वेवलेंथ निकालें तो आई कैन राइट इट एज अ 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2L, क्लियर, एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2L डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज द second wavelength. So what was the first wavelength? That is 2L. What is the second wavelength? That is 2L divided by 2. What will be the third wavelength? That will be 2L divided by 3. What will be the fourth wavelength? That will be 2L divided by 4. तो जनरल फार्मूले लास्ट में लिखते हैं. And what will be the frequency over here? तो कैसे निकालेंगे? तो you know V is equal to F lambda. तो दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालें तो F2 is equal to V divided by lambda 2. It comes out to be V डिवाइडेड बाई 2L बाई 2 ऊपर आएगा. F2 इज इक्वल टू, तो ये जब ऊपर आएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में तो इसका इन्वर्स लेंगे, ये उल्टा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2V बाई 2L. यहाँ पे देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी V बाई 2L, यहाँ पे 2V बाई 2L, तो मुझे पता चल गया तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3V बाई 2L, चौथी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4V बाई 2L. इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बेटा बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक. और ये जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आपके पास आई इस फ्रीक्वेंसी को, इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक. जहां से बेटा आपके पास सेकंड हार्मोनिक स्टार्ट हो रहा है ना, ये सेकंड हार्मोनिक किससे बनेगा? तो F2 इज इक्वल टू 2 और V बाई 2L की वैल्यू F1 है तो F2 इज इक्वल टू 2F1, F3 इज इक्वल टू 3F1, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के मल्टीप्लिकेशन से बन रही है. तो इस सेकंड हार्मोनिक को बेटा बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन. क्या कहते हैं? फर्स्ट ओवरटोन. क्लियर? सेकंड हार्मोनिक इज एक्चुअली फर्स्ट ओवरटोन. अगर आपसे कहे थर्ड हार्मोनिक मीन्स F इज इक्वल टू 3, सिक्स्थ हार्मोनिक F इज इक्वल टू 6. बट व्हाट इज मीन बाय ओवरटोन? तो ओवरटोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड हार्मोनिक जो है वो फर्स्ट ओवरटोन होता है. तो फर्स्ट ओवरटोन मीन्स F2 फ्रीक्वेंसी. थर्ड ओवरटोन मीन्स फ्रीक्वेंसी से एक आगे जाए. थर्ड ओवरटोन मीन्स यानी थर्ड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और थर्ड ओवरटोन में फ़र्क क्या होगा? थर्ड हार्मोनिक मीन्स F3, लेकिन थर्ड ओवरटोन मीन्स F4. इससे एक आगे जाएंगे. जैसा कि यहाँ पे देखें सेकेंड हार्मोनिक मीन्स F2, लेकिन फर्स्ट ओवरटोन मीन्स के सेकंड फ्रीक्वेंसी. इसी तरह बेटा अब थोड़ी सी इसमें जनरलाइजेशन करते हैं. जनरलाइज्ड फार्मूला. तो सबसे पहले अगर आप जरा वेवलेंथ को देखें तो द फर्स्ट वेवलेंथ वाज 2L एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है. The second wavelength, when the number of loops are 2, it comes out to be 12 by 2. When the number of loops are 3, it comes out to be 12 by 3. When the number of loops will be 4, it comes out to be 12 by 4. And generally we can write lambda n is equal to 2L divided by n, where n are the number of loops. If I want to write the lambda for, let's say for 7 segments, for 7 loops, for 7th harmonic, so I will put n is equal to 7 and that will be 2/7 of the length of the string. Clear? तो ये हुआ general formula for wavelength. The fundamental frequency is F1 is equal to V by 2L. And what is the second frequency, second harmonic? The second harmonic is 2V divided by 2L. Or you can say it is 2F1. What is the third harmonic? That is the 3V divided by 2L. Or you can say it will be 3F1. What will be the fourth harmonic? That will be equal to 4V divided by 2L. Or you can say 4F1. So generally I can write that Fn will be equal to NF1, where F1 is the fundamental frequency and N are the number of segments or the number of loops. So ये एक और जनरल फार्मूला, एक फार्मूला ये हुआ. ठीक है बेटा, इसको मैं कह सकता हूं फर्स्ट हार्मोनिक, लेकिन इसको आप ओवरटोन नहीं कह सकते.
बिकॉज ओवरटोन्स फिर इसके मल्टीप्लीकेशन से बनती हैं कि 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ये फर्स्ट हार्मोनिक हुआ, इसको बेटा मैं सेकंड हार्मोनिक बोल सकता हूं, इसको मैं थर्ड हार्मोनिक बोल सकता हूं, एंड सो ऑन। दिस इज द फोर्थ हार्मोनिक। लेकिन ओवरटोन फर्स्ट हार्मोनिक के बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात बनती, तो सेकंड हार्मोनिक मींस फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए n क्या होगा बेटा, तो मैंने कहा कि इससे एक डिजिट आगे जाएंगे, तो सेकंड हार्मोनिक मींस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स 2 है, तो फर्स्ट ओवरटोन मींस कि आपके पास n इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो अगर हार्मोनिक कहें तो सेकंड हार्मोनिक मींस कि वही वैल्यू यूज करें, 2 लूप्स यूज करेंगे। सेकंड ओवरटोन कहा हो तो फिर आपके पास 3 लूप्स होंगे। समझ आई कि नहीं? मैं कहूं 8th हार्मोनिक तो मतलब 8 लूप्स, लेकिन अगर मैं कहूं कि 8th ओवरटोन तो इसका मतलब कि 9 लूप्स, उससे +1 आगे जाएंगे। इस तरह के 4th हार्मोनिक, तो 4th हार्मोनिक को क्या कहते हैं, इसको थर्ड ओवरटोन बोलते हैं। ठीक बेटा, ये सब कुछ नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले इससे। अब इस पे 2-3 MCQ करते हैं जल्दी से। ओके बेटा, तो हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड दैट लैम्डा n इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई n, एंड वी स्टडीड fn इज इक्वल टू n f1. लेट्स से the MCQs is के fundamental frequency is 10 Hz and you are asked what will be frequency of 8th harmonic, 8th harmonic की frequency क्या होगी, and you are also asked what will be frequency of 8th overtone. ठीक बेटा, तो देखें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है f1 इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। ठीक, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ 8th हार्मोनिक, 8th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो मैंने आपको कहा कि हार्मोनिक में 8 का मतलब f8 होगा, सो 8th हार्मोनिक मीन्स f8 जो कि बराबर होगा nf1, तो n8 है तो 8f1 होगा, तो 8 और f1 10, इट कम्स आउट टू बी 80 हर्ट्ज। बट व्हाट विल बी द 8th ओवरटोन, 8th ओवरटोन का क्या मतलब होगा, इससे एक फ्रीक्वेंसी आगे जाए, तो 8th ओवरटोन मीन्स कि फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ लूप्स जो है वो अब 9 है, क्योंकि पहले आप कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि पहले आपके पास फंडामेंटल हुआ 2 लूप्स, तो सेकंड लूप के लिए फर्स्ट ओवरटोन होगा, 3 लूप के लिए सेकंड ओवरटोन होगा। तो 8 हार्मोनिक मीन्स कि 8 लूप्स, लेकिन 8th ओवरटोन मीन्स कि आप 9 लूप्स कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे f8 जो होगा वो क्या होगा, या 8th ओवरटोन जो है वो यहाँ पे अब आप 9 ही कंसिडर, तो f9 इज इक्वल टू 9f1, तो 9 to 10, तो वो कितनी होगी, वो 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक बेटा, एंड द सेम वे अगर आपको लेंथ गिवन हो, नंबर ऑफ लूप्स गिवन हो, एंड यू आर आस्क्ड अबाउट द वेवलेंथ, लेट्स से दूसरा MCQ, लेट्स से द लेंथ इज 8 centimeter and the number of loops formed are 4. So what should be the wavelength in a stretched string?
तो यू नो लेमडा n इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई n। तो लेमडा 8 फाइंड करनी है एंड दैट इज 2, l की वैल्यू बेटा 8i, और यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स अगर 4 फाइंड करने, सॉरी लेमडा फाइंड करनी है 4th। तो 12 लेंथ 8 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ लूप्स आपके पास 4 है, तो इससे आएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? अगर लेंथ 8 सेंटीमीटर हो, नंबर ऑफ लूप्स 4 हो और आपसे लेमडा कहा जाए कि लेमडा फाइंड करें, तो वो लेमडा किसके बराबर? 12/n के। तो 2 लेंथ सेगमेंट इज 8 और यहाँ पे 4 लगाए। ठीक बेटा? इस तरह मज़ीद आगे और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।